अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। आपको इस बात पे हैरानगी होगी कि उनको ना सिर्फ दीन बल्कि दुनिया के बारे में भी पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में इंसान फंस जाता है कि कैसे आजकल के फितना परवर दौर में एक लड़की की इज्जत किसी भी हवाले से महफूज नहीं है। मेरा नाम तनवीर फातिमा है और मेरी शादी मेरे शहर वाले कज़न सलमान से तय हुई। मेरी माँ ने जब ये बात मुझे बताई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि मैं गांव में पली बड़ी थी और सलमान शहर में रहता था। चाचू कई साल पहले अपनी फैमिली को लेके शहर शिफ्ट हो गए। तब सलमान भी मेरी उम्र का ही था और उस वक्त वो 8 साल का था। लेकिन अब जब ये रिश्ता तय हुआ तो वो 25 साल का था। उसकी शख्सियत में शहरों वालों के तौर तरीके शामिल हो गए थे। उसका लिबास, उसका अंदाज, सब कुछ इस तरह का था जैसे बड़े शहरों के लड़के होते हैं। मैं गांव की लड़की होने के नाते थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी और दिल में सवाल उठते थे कि क्या मैं शहर के तौर तरीकों के साथ एडजस्ट कर सकूंगी। माँ ने मेरे दिल की कैफियत भांप ली और कहा, यह रिश्ता उन्होंने खुद मांगा है। सलमान तुझे पसंद करता है और हमने सोच समझ के ये रिश्ता दिया है, इसलिए तू भी खुश हो जा, क्योंकि ये तेरा अपना कज़न है, ऊपर से खूबसूरत भी है। माँ की बातों से मुझे कुछ सुकून हुआ और मैंने हाँ कर दी। लेकिन दिल के किसी कोने में थोड़ा सा डर और थोड़ा सा सवाल बाकी रहा। शादी के बाद पहली ही रात सलमान ने मुझसे कहा कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ के तौर तरीके तुम्हें सीखने पड़ेंगे। कुछ मैं सिखाऊंगा और कुछ अम्मी तुम्हें समझा देंगी। हम तुम्हें बिल्कुल अपने रंग में ढाल लेंगे। उसकी बात सुन के मुझे इत्मीनान हुआ कि वो मुझे समझने और अपने साथ चलाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर वो अचानक मेरे नाम की तरफ आ गया और बोला, ये तुम्हारा नाम तनवीर फातिमा जिसने रखा था? मैंने नरमी से कहा, आपको तो पता है ये नाम हमारी दादी ने रखा था और मेरा आपका दोनों का नाम दादी को पसंद था। वो मुस्कुरा के बोला, शुक्र है मेरा नाम सलमान रखा गया, लेकिन तनवीर फातिमा सुनने में मर्दाना लगता है। मैं तुम्हें तनवीर कह के नहीं बुला सकता, क्योंकि ये नाम मर्दों को दिया जाता है। मैंने हैरत से पूछा, तो क्या आप मेरा नाम बदल देंगे? उसने कहा, नहीं, नाम नहीं बदलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें तन्वी बुलाया करूँगा। मुझे ये बात अच्छी भी लगी, क्योंकि ये मेरे ही नाम का छोटा सा निक नेम था और मेरे दिल को लगा कि ये मेरे करीब आने की एक मासूम सी कोशिश है। मैंने मुस्कुरा के कहा, ठीक है, आप मुझे तन्वी ही कहा करें। वो खुश हो गया और बोला कि मैं तुम्हें यहाँ के सब तौर तरीके सिखा दूंगा। उस लम्हे मुझे अपने दिल से एक बोझ हटता महसूस हुआ। मैं खुश हो गई कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है या किसी चीज़ की कमी रह गई है तो कम से कम मेरे शौहर को उससे मसला नहीं, वो मुझे अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात दिल के किसी कोने में खटक रही थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और मेरे नाम पे 4 मुरब्बे ज़मीन थी। बाबा हमेशा कहते थे कि मैंने किसी शरई मसले में नहीं पड़ना, जो कुछ मेरा है वो मेरी बेटी का है। इसलिए मैं जानती थी कि ये भी एक वजह हो सकती है कि मेरी शादी सलमान के साथ हुई हो। शायद उन्हें वो ज़मीन चाहिए थी जो करोड़ों की थी। हमारे माशरे में अक्सर बेटियों को सामान के साथ पढ़ाया जाता है या फिर पैसों और सोने के साथ रुखसत किया जाता है, और अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो ये मेरे इख्तियार में नहीं था। ये तो माशरती दस्तूर है जो सदियों से चल रहा है। उन लोगों ने मुझे शहर में रहने वाले लोगों जैसे कपड़े भी लेके दिए। सलमान ने कहा, इतनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारा सरापा इतना खूबसूरत है और शलवार कमीज़ के अंदर इसको छुपा के रखती हो। उसने मुझे ट्राउज़र्स और शर्ट्स वगैरह लेके दी, अच्छे जूते, अच्छे कपड़े। ये बात तो ठीक थी कि कपड़ों की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये कपड़े मुझे कुछ अजीब से लग रहे थे। पर उसने कहा, जो शौहर की खुशी होती है वही बीवी की खुशी होती है। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए कुछ पसंद करता है तो तुम्हें पहनना चाहिए। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, ठीक है। उसने मुझे एक टच मोबाइल भी लेके दिया। इससे पहले मेरे पास एक फ़ोन था, लेकिन वो टच मोबाइल नहीं था। अब उस फ़ोन के साथ एक नया मसला था। हाथ किसी और चीज़ पर लगाते थे तो हाथ कहीं और लग जाता था। ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने एफ़ए किया हुआ था। उसने कहा, हाथ में मोबाइल होना चाहिए, अच्छा लगता है, ऐसे खाली हाथ बंदा बाहर नहीं जाता। मसला एक और भी था कि सलमान वाकई शहरों वाली ज़िंदगी में फंसा हुआ है। एक नौजवान था, उसके अपने कुछ तौर तरीके भी थे। जब वो मुझे अपने पास आने के लिए बुलाता था मैं उससे डरने लगती थी। मुझे उसके कुछ काम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो करता ही रहता था और कहता था, ये सब कुछ तो होता है।
मैं अक्सर कोई ना कोई बहाना कर देती और इस मामले में ही शायद मैं सबसे ज़्यादा चालाक थी कि सुबह से ही मैं बहाना करना शुरू करती ताकि एंड टाइम पे करूं तो उसे अजीब न लगे। सुबह से कहना शुरू कर देती कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और रात तक अपनी जान बचा लेती। लेकिन वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मैं फंस ही जाती थी और फिर मेरे 3-4 दिन बहुत बुरे गुजरते थे, तबीयत ख़राब रहती थी। एक दिन मैंने सलमान से पूछा कि क्या शहर में रहने वाले सारे मर्द अपनी बीवियों से इसी तरह मोहब्बत करते हैं। उसने कहा किस तरह? तो मैंने कहा इतनी ज़्यादा। तो कहने लगा ऐसा कुछ नहीं है पागल, तुम मुझे अच्छी लगती हो इसलिए मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने अपने आप को बहुत संभाल के रखा है। मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी, मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए बचा के रखा, तो अब क्या मैं तुम्हारे पास भी नहीं आ सकता? मैंने कहा तुम्हें मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वो कहने लगा देखो एक बात है तनवीर कि हम लोग ये समझते हैं कि शहर के लोगों के तरीके ज़्यादा बुरे होते हैं, वो ज़्यादा बेराह रवि का शिकार होते हैं, बदकिरदार होते हैं। लेकिन ये बात सच है कि गांव में इस तरह के मामलात ज़्यादा होते हैं। खेतों के अंदर क्या कुछ होता है वो तो तुम भी जानती होगी, तुम्हें भी तो पता होगा। मैंने उस टाइम ये बात ना मानी और उससे कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आप भी तो उसी गांव में ही पैदा हुए थे ना। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सलमान की ये बात बिल्कुल ठीक थी कि गांव में ये सब कुछ ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे ये सब करने के अलावा और कुछ होता नहीं है। उन लोगों के दिमाग खाली होते हैं और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बस ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी लोग ज़्यादा मेहनत नहीं करते और थोड़े बहुत में गुजारा करके पूरा दिन बस आराम करते हैं। अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते, आगे नहीं बढ़ना चाहते। यहाँ पे आके मुझे यही कुछ महसूस हो रहा था। आए दिन हमारे गांव से लड़का और लड़की को पकड़ा जाता कि ये लोग गलत कार्य कर रहे थे, फिर उनकी शादी करवाने की कोशिश की जाती। कुछ लोग शादी कर लेते, लेकिन जो बस महज एक दूसरे के साथ टाइम पास कर रहे होते थे वो लोग फिर शादी भी नहीं करते थे। मेरे अपने मामू के साथ यही हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उनसे लड़की से शादी कर दी और वो मेरी मामी बन चुकी थी। लेकिन माँ उससे कभी ज़्यादा इज्जत नहीं करती थी और मेरे ननियाल में इसको बुरा ही समझा जाता था। एक दिन मुझे सलमान अपने साथ एक पार्क में ले गया तो मैं हैरान हो गई। ये शहर का बड़ा मशहूर पार्क था। दूर से मैंने देखा कि लड़की बैठी है, लेकिन टांगे उसकी बेंच से आगे की तरफ लटकी हुई हैं। क्या ये लड़की 3 फीट लंबी थी? मतलब बैठे हुए भी 3 फीट की थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि इस किस तरीके से बैठी है। लेकिन जब पास जाके देखा तो हैरान रह गई। लड़की तो बेंच पे ही बैठी थी, लेकिन उसकी गोद में लड़के ने सर रखा था और टांगे लड़के की थी। मैं हैरान रह गई। सलमान कहने लगा क्या हुआ? मैंने कहा ये सरेआम क्या कर रहे हैं? उसने कहा ये डेटिंग पार्क है। फिर उसने मुझे बताया कि डेटिंग क्या होती है। मैंने उसे कहा ये यहाँ पे पार्क बनाए हुए हैं इस काम के लिए? तो वो कहने लगा नहीं, पार्क इस काम के लिए नहीं बनाए थे, पार्क लोगों के लिए बनाए थे, लेकिन बस अब ये इस नाम से मशहूर हो गया क्योंकि यहाँ पे इस तरह के लोग आते हैं। मैंने कहा फिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारी तो शादी हो गई है। इस बात पे सलमान हंसने लगा और उसने कहा इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ कि तुम्हारे दिमाग को ये पता चले कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। और जिस तरह से मैंने तुम्हें रखा हुआ है ना, अगर किसी और ने रखा होता तो वो अपने आप को खुशकिस्मत कहती, लेकिन तुम्हें तो समझ ही नहीं आती। मुझे सलमान से वाकई मोहब्बत हो गई थी। वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से रहता था, ये बात तो सच थी। और इस घर में करने को कुछ नहीं था, हर काम के लिए नौकर रखा हुआ था। बस अपना और सलमान का नाश्ता मैं खुद बनाया करती थी, और अगर मुझे नौकर के हाथ की रोटी पसंद ना आती तो मैं अपने लिए रोटी भी खुद ही डाल लेती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि मुझे घर के कामों की जिम्मेदारी दे दें ताकि मैं अपने हिस्से के काम कर सकूं। तो वो फ़ौरन कहने लगी कि तुमने बिल्कुल भी नहीं करना, जब इतने नौकर रखे हैं तो फिर तुम क्यों काम करोगी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इस घर में तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैंने हैरत से पूछा कि फिर मैं पूरा दिन क्या करूँगी? तो वो हंसने लगी और बोली तुम अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपने शौहर को वक्त दो, दोस्त बनाओ। तुम्हें पता है औरतें अपनी ज़िंदगी भर ऐसे ख्वाब देखती हैं कि शौहर उनके साथ वक्त गुजारें और उन्हें प्यार करें, और तुम्हें तो ये सब मिला है तो इस पर शुक्र करो। अगर तुम्हारे शौहर को पता चल गया कि मैंने तुम्हें किचन में भेजा है और तुम्हारे वजूद से लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी तो वो तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा।
ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ وہ بڑا حساس آدمی ہے، بڑا نفیس آدمی ہے وہ۔ میں نے یہ ساری باتیں سن کے دل ہی دل میں سوچا، اگر ایسا ہے تو پھر تو مجھے کوئی ادرک لہسن کا پرفیوم بنا کے اپنے اوپر لگا لینا چاہیے تاکہ وہ مجھ سے بھاگ جائے۔ یہ میں نے صرف مذاق میں سوچا تھا، کیونکہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں تھا، اور سچ یہ ہے کہ وہ میرا اپنا شوہر تھا اور مجھ پر اس کا سب سے زیادہ حق تھا۔ مجھے اس کے قریب ہونے میں کبھی کوئی الجھن نہیں تھی۔ وہ مجھ کے بالکل بھی چیختا چلاتا نہیں تھا، وہ مجھے کوئی گالی نہیں دیتا تھا، پیسوں کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرتا تھا، اور میرا دل یہ مانتا تھا کہ اگر یہ سب کچھ مجھے مل رہا ہے تو پھر چھوٹی موٹی باتیں، اس کے نخرے میں برداشت کر سکتی ہوں۔ لیکن جب میں نے گھر کے کاموں کا ذکر کیا اور دل سے چاہا کہ اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے سنواروں، تو ساس نے الٹا مجھے طنز کر دیا۔ وہ بولی، یہ تمہارا گاؤں نہیں ہے، یہ شہر ہے، اور تمہیں شہر کی زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے اندر ہی اندر دکھ ہوا، کیونکہ یہی وہ چاچی تھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی گاؤں میں گزاری تھی اور ساری عمر انہی کاموں میں گزری تھی۔ خود بھی گاؤں کی عورت تھیں، لیکن اب شہر آ کے ان کا انداز ایسا ہو گیا تھا جیسے وہ یہیں پیدا ہوئی ہوں اور ساری عمر یہیں کی زندگی دیکھی ہو۔ وہ خود بھی یہی کرتی تھیں۔ چاچو اکثر کام کے سلسلے میں دبئی ہوتے تھے، کبھی کبھی چکر لگاتے تھے۔ وہ پورا دن آرام کرتی تھی، اپنے آپ کو سجاتی سنوارتی تھی۔ اس میں ان کا وزن بھی بڑھ گیا، لیکن اگر میرا وزن بڑھ جاتا تو میں بہت بری لگتی۔ گاؤں کی عورتیں دبلی پتلی ہوتی تھی کیونکہ وہ کام کرتی رہتی ہیں، اس لیے میں چاہتی تھی کہ کوئی کام تو مجھے ملے، لیکن کوئی بھی کام کرنے کو نہیں ملا۔ جب میرے پاس کرنے کو کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا تو میں بھی اپنے دل کو بہلانے کے لیے یہی سب کرتی تھی۔ میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتی، سنوار کے رکھتی، کبھی بار بار کپڑے بدلتی، کبھی کنگھی کرتی، اور پھر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں وقت کے ساتھ اپنی زندگی کو رنگین بنانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ فون میرا سب سے بڑا سہارا تھا، اور اس پہ تصویریں بنا کے محفوظ کرتی اور بار بار دیکھتی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ کبھی سیلفیاں بنا کے اپنی شکل کو مختلف زاویوں سے دیکھتی اور حیران ہوتی کہ یہ سبھی کچھ کتنا زیادہ آسان ہے۔ ویسے فون کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ میں بار بار سوچتی کہ اگر یہ چیز پہلے ہوتی تو گاؤں کی ہماری زندگی بھی کتنی بدل چکی ہوتی، کیونکہ وہاں تو ہمارے پاس نہ تفریح کا سامان تھا، نہ ہی کوئی اور سہولت۔ اکثر میں اپنی ماں کو فون کرتی اور دیر تک ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی گاؤں کی سہیلیوں کو کال میں لا لیتی، مگر وہاں کے سگنل ہمیشہ مسئلہ کرتے تھے۔ کبھی بات چلتے چلتے رک جاتی، کبھی آواز کٹ کٹ کے آتی، اور کبھی بالکل ہی کال منقطع ہو جاتی۔ اس وقت مجھے افسوس ہوتا کہ اتنی دور ہو کے بھی میں ان لوگوں سے جی بھر کے بات نہیں کر پا رہی، لیکن پھر میں یہی سوچتی کہ کم از کم یہ سہولت تو ہے، ورنہ پہلے تو خطوط کے سہارے ہی بات ہوتی تھی اور ان کے آنے جانے میں دن لگ جاتے تھے۔ فون میرے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ تھا۔ میں اس پہ مختلف چیزیں دیکھتی رہتی، کبھی خبریں پڑھتی، کبھی کپڑوں کے ڈیزائن دیکھتی، کبھی سوچتی دنیا کتنی بڑی ہے اور ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ مجھے یہ جان کے تو حیرت ہوئی کہ آپ فون سے شاپنگ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک دن میں نے شوق میں ایک ویب سائٹ کھول لی۔ وہاں لکھا ہوا آیا کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو اپنی تصویر، گھر کا پتہ اور فون نمبر درج کریں۔ میں نے زیادہ سوچے سمجھے بغیر سب کچھ لکھ دیا، کیونکہ مجھے لگا یہ کوئی ضروری مرحلہ ہے اور شاید کچھ خاص دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن جب میں نے آگے کلک کیا تو وہاں جو چیزیں سامنے آئیں وہ مجھے بالکل پسند نہ آئیں۔ وہ سب کچھ عجیب سا تھا۔ تو میں واپس مین مینیو پہ آ گئی اور سوچا ابھی اس چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اس طرح پورا دن میرا فون کے ساتھ کھیلنے میں گزرنے لگا۔ میں تصویریں بناتی اور سلمان کو بھیجتی۔ وہ خوش ہوتا، تعریف کرتا کہ میں اچھی لگ رہی ہوں۔ اس کی خوشی دیکھ کے میرا دل بھی ہلکا ہو جاتا، کیونکہ دن کا زیادہ حصہ وہ کام پہ گزارتا تھا اور گھر آ کر بس ایک ہی کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ میری زندگی بہت سی عورتوں کی زندگی سے بہتر ہے۔ گاؤں کی عورتوں کو میں نے ہمیشہ دیکھا تھا کہ وہ صبح سے شام تک کام میں جٹی رہتی تھیں، کبھی کھیتوں میں، کبھی گھروں کے کاموں میں، اور آخر میں تھکی ہاری بس خاموش پڑی رہتی۔ ان کے لیے زندگی کا مطلب محض ذمہ داریاں نبھانا رہ گیا تھا۔ اسی دوران ایک رات کو مجھے ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں اس وقت فون کے بارے میں اتنی سمجھدار نہیں تھی۔ مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ جب کوئی انجانا نمبر آئے تو اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا ہے، بلکہ میں تو ایسی تھی کہ جس وقت بھی کوئی کال آتی فوراً اٹھا لیتی کہ شاید یہ کسی جاننے والے کی ہو
और वो मुझ तक पहुंचने के लिए किसी और के नंबर का सहारा ले रहा हो। जब मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से कोई बात ना हुई, बस किसी की सांसों की भारी आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने डरते डरते कहा, कौन है? लेकिन उसके जवाब में एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी भारी थी जैसे किसी गार के अंदर से निकल रही हो। उसके लहजे में ऐसा दुख था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। मैं सख्ते में आ गई और जल्दी से कहा, क्या मतलब? लेकिन फ़ौरन ही कॉल कट गई। उस वक्त मेरे जहन में ये भी ना आया कि मैं उसी नंबर पे दोबारा कॉल करके पूछूं कि वो क्या कह रहा था। मेरा दिमाग बस एक ही बात पे अटक गया कि 3 दिन, किस बात के 3 दिन, किस लिए? लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये रॉन्ग नंबर हो, कोई मजाक कर रहा हो, वरना अगर कोई जानने वाला होता तो पहले अपना नाम बताता, तारुफ करवाता, मेरा हाल पूछता, फिर बात आगे बढ़ाता। लेकिन यहाँ तो सीधी एक ही बात की गई और फिर खामोशी छा गई। इसलिए मैंने ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं समझी और अपने दिल को ठंडा करने के लिए ख़ुद को यही कहा कि ये महज एक इत्तेफाक है। इसी दौरान एक दिन बाबा अचानक मेरे पास मिलने आए। मैं फ़ौरन परेशान हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि शायद कोई बड़ी बात हो गई है। मैंने घबरा के पूछा, बाबा क्या हुआ है, क्या मसला है? तो वो मुस्कुरा के बोले कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है बेटा, मैं बस बड़े ज़रूरी काम से आया हूँ और तुम्हें ज़रा समझाना चाहता हूँ। हम अकेले बैठ गए और वो बड़े आराम से बात करने लगे। उन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता बताया कि बेटा, सलमान और उसकी माँ कह रही है कि तुम्हारे हिस्से की जो भी ज़मीन जायदाद में है वो सब सलमान के नाम कर दी जाए। मैंने हैरत से कहा, अचानक ये सब क्यों कहा गया? इस पे बाबा ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, अभी शादी को 4 महीने भी नहीं हुए और वो लोग ये बात कर बैठे हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ और मुझे लगता है कि इसी वजह से उन्होंने हमसे ये रिश्ता मांगा है। मैं तो दिल ही दिल में सोचा कि चलो मेरे भाई का ख़ानदान है, मेरा अपना भतीजा है, मैंने हाँ कर दी। लेकिन बाबा की आंखों में फ़िक्र साफ नज़र आ रही थी। उनके लहजे में संजीदगी और थोड़ा सा गुस्सा भी था। उन्होंने कहा, अब इनकी नीयत में खोट है और कुछ न कुछ करना होगा। मैंने हैरान होकर पूछा कि क्या करना होगा और इस सब का क्या मतलब है? तो बाबा ने मेरे हाथ में एक फ़ाइल पकड़ाते हुए कहा, बेटा देख, ये फ़ाइल संभाल के रख। मैंने सब कुछ तेरे नाम कर दिया है। मैं सब कुछ सलमान के नाम क्यों करूं? ये सब कुछ मेरी बेटी का है और तुम्हारा हक है, तो मैंने तुम्हारे नाम ही करना था ना। उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर आगे होके कहा, देख बेटा, ये 90 करोड़ की ज़मीन है, संभाल के रख। अगर ये लोग बात करें तो बस ये कहना कि मेरे बाबा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, ये काफ़ी है। अब तेरी शादी हो गई है और तू अब लड़की नहीं रही, तू करोड़ों की मालिक है। इसलिए अपने आप को समझदारी से काम करने के काबिल बना के रख। मैंने दिल ही दिल में कहा, ठीक है, और फाइल संभाल के महफूज कर ली। बाबा ने ये बात सलमान को भी बता दी और चाची को भी बाद में आगाह कर दिया। शाम के वक्त मुझे आवाज़ें सुनाई दी, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। सलमान कह रहा था कि अगर तनवीर के नाम ही सब कुछ हो गया तो इसमें क्या बुरा है, बीवी तो मेरी है, बहुत करीब है, जो उसका है वो मेरा है, उसके लिए यही काफ़ी है। चाची जोर दे रही थी कि सब कुछ सलमान के नाम होना चाहिए था। उसका लहजा और अंदाज देख के मैं फ़ौरन समझ गई कि उसकी नीयत में खोट है। सलमान इतना बुरा आदमी नहीं था, वो सीधा साधा और दिल का साफ इंसान था। लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल और चैलेंजेस का आना आम बात है, ये कोई नई बात नहीं थी। मैं खामोशी से सब कुछ सुनती रही और दिल ही दिल में सोच रही थी कि आगे कैसे इस सब को संभालना है, ताकि किसी की नीयत या किसी की लालच की वजह से मेरी ज़िंदगी मुश्किल ना हो और किसी का भी नुकसान ना हो। अगर मेरा सब कुछ था भी तो इस पे मेरे शौहर का हक होना कोई बुरी बात नहीं थी, क्योंकि मैंने अकेले तो सब कुछ नहीं खाना था। लेकिन ये चाची चाचू क्यों बीच में पड़ रहे थे, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन बाबा को भी अपने भाई और भाभी का पता था, इसलिए उन्होंने पहले यह कदम उठा के बाकायदा फ़ाइल बनवा के सब कुछ करके वो मुझसे मिलने के लिए आए। उन्होंने मुझे दबे लफ्ज़ों में ये भी समझाया कि अब तुमने ये सब कुछ संभाल के रखना है, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा है, तमाम लड़की नहीं हो। हर लड़की का नाम कहाँ 90 करोड़ की ज़मीन होती है। एक दिन मुझे फिर से कॉल आई और ये वही वाला नंबर था। न सलाम न दुआ, उसे बस एक ही बात कही,
तुम्हारे पास 2 दिन है। मैं हैरान रह गई, पता नहीं ये आदमी पागल है। अगर इसने रॉन्ग नंबर मिलाया तो एक दफ़ा गलती हो सकती है, बार बार मुझे ये नंबर पे क्यों कॉल कर रहा है। अब मैंने फ़ैसला किया कि मैं पलट के उसे कॉल कर लूँ, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा सलमान को बता दूँ, लेकिन फिर भूल गई, और इससे पहले कि सलमान को बताती 3 दिन का वक्त ख़त्म हो गया। तो चौथे दिन मेरे पास ऐसी चीज़ आई कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मुझे एक वीडियो भेजी गई जिसमें नीम बुरहना हालत में मैं डांस कर रही थी। मैं हैरान रह गई कि मेरी ये वीडियो कैसे बन गई। उसने कहा, मुझे मेरी मुंह मांगी कीमत दो तो मैं तुम्हारी वीडियो को वरना वायरल कर दूंगा। मैं तो बिल्कुल हैरान रह गई। मेरा दिमाग घूम गया कि ये कैसे हो गया, मैं क्या करूं। मैं उससे कहने लगी, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं दे दूंगी, ताकि मेरी वीडियो वायरल ना हो। क्योंकि अगर मेरी वीडियो वायरल हो जाती तो मेरी तो कोई इज्जत ही ना रहती। कितने अजीब से अंदाज में मैं उस वीडियो को दिखाई जा रही थी। मेरी रातों की नींदें उड़ गईं। सलमान ने भी मुझसे पूछा, क्या बात है। तो मैंने कहा, ऐसे ही परेशान हूँ, मैं उसे बता नहीं सकती थी। उस आदमी ने कहा, तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। मैंने कहा, कुछ सोने के जेवरात और कुछ पैसे। उसने कहा, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ बड़ा चाहिए। मैंने कहा, हाँ एक बड़ी चीज़ है मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, फिर बाज़ार में मिलना और जहाँ मैं कहूँ वहाँ पे वो फ़ाइल रख देना। मैंने उसे अपनी ज़मीनों की फ़ाइल दे दी और एक स्टाम्प पेपर भी जिस पे मैंने अपने दस्तखत कर दिए थे, ये भी उसी ने कहा था। मैं बाज़ार गई और उसने कहा, सामने जो दुकान है उसके फट्टे के ऊपर अपनी फ़ाइल रखो और यहाँ से चली जाओ, किसी को कुछ बताना नहीं, नहीं तो वीडियो वायरल हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया और फिर सुकून महसूस हुआ कि चलो मेरी जान बच गई। ज़मीन चली गई तो कोई बात नहीं, मेरी वीडियो तो वायरल नहीं होगी। लेकिन ये बात मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताई थी, न सलमान को न बाबा को। मैंने सोचा अगर पूछेंगे तो कह दूंगी कि मुझे नहीं पता फ़ाइल कहाँ है, बाकी ज़मीन तो मेरी है ही, वो तो मेरे नाम ही रहेगी। मैं ये समझ रही थी कि बात सिर्फ फ़ाइल की है, यानी मैं समझ रही थी कि इस फ़ाइल के हवाले से मेरे कितने बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। 2-4 महीने बिल्कुल अच्छे से गुजर गए। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बड़ी खुश हुई, दिल खुशी से भर गया। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही थी। मैं दिन भर अपने आप को संवारती रही और सलमान के साथ अपनी छोटी छोटी खुशियों में मसरूफ़ रही। लेकिन एक दिन फिर मुझे वही नंबर से एक मैसेज मिला। मैं फ़ोन देख के चौंक गई। मैसेज में लिखा था, तुमने जिक्र किया था कि तुम्हारे पास सोने के कुछ सेट हैं, वो मुझे दे दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं हड़बड़ा गई। मैंने सोचा ये कैसे मुमकिन है, मैंने पहले ही इतना कुछ दे दिया है। मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले इतना कुछ दे चुकी हूँ, तुमने कहा था कि मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, तो अब ये क्या बात हुई। मैं परेशान हो गई, दिल की धड़कन तेज़ हो गई। उसने फिर मुझे एक और वीडियो भेजी जिसमें बिल्कुल ही मेरे वजूद पे कपड़े नहीं थे। मेरा खून जम गया, मेरी सांस रुक गई, मैं हैरान रह गई। मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि ये सब कैसे हो गया। मैं कांप रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या चाहिए, मैं दे दूंगी, मेरी वीडियो वायरल ना हो, क्योंकि अगर ये वायरल हो गई तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मेरी इज्जत ख़त्म हो जाएगी। मैं रातों को जागती रही। सलमान भी मुझसे बार बार पूछता, क्या बात है। मैंने कुछ नहीं बताया। मैं डरती थी कि अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। मैंने कुछ दिन उसकी मांगें पूरी करने की कोशिश की, लेकिन वो बड़ा ही बेशर्म आदमी था और बस धमकियां देता रहा कि तुम्हारे पास सोने के सेट हैं, दे दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर दूंगा। मैंने अपने दिल को संभाला और सोचा कि ये सब मैं कैसे संभालूं। मैं बाजार गई और चुपके से सोने के सेट एक फट्टे के ऊपर रख दिए। मैंने इर्द गिर्द देखा कि कोई मुझे देख न रहा हो। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं छुप छुप के चल रही थी, अपने कदम तेज़ कर दिए ताकि जल्दी से वापस आ जाऊं। इतने में अचानक किसी ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा। मैं चौंक गई और पलट के देखा तो सलमान खड़ा था। वो कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम, क्या है इस शॉपर के अंदर। मैंने जल्दी से दिखाया कि सोने के सेट हैं। वो गुस्से में था, उसका लहजा तेज था। वो पूछने लगा, ये क्या कर रही हो, किसको दे रही हो अपना सोना, क्या हो गया है। मैं फूट फूट के रोने लगी। उसकी आंखों में फिक्र थी। उसने कहा, वापस चलो मेरे साथ। वो मुझे ले गया घर में। उसने बिठा के पूछना शुरू किया कि सब कुछ बताओ, क्या हुआ। मैंने उसे पूरी बात बता दी तो उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा, तुम पागल तो नहीं हो गई, ये तुम क्या कह रही हो। फिर मैंने उसे वो वीडियो दिखाई। सलमान ने अपना सर पकड़ लिया और कहा,
یہ تم نہیں ہو، یہ تمہاری ویڈیو نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرا منہ ہے، میری شکل ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر کب بنائی تم نے یہ ویڈیو؟ یہ اگر تم ہو جو ڈانس کر رہی ہو، کیا تم نے واقعی ڈانس کیا یا تم نے کپڑے نکال کے ڈانس کیا؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں کیا۔ سلمان نے مجھے سمجھایا کہ یہ AI ویڈیو ہے، اس میں تمہارا منہ ضرور ہے لیکن وجود تمہارا نہیں ہوتا، کچھ بھی کروا سکتے ہیں، اور تم نے ضرور اپنی تصویر کسی ویب سائٹ پہ ڈالی ہوگی، وہیں سے کسی نے تمہاری تصویر اٹھا کے ویڈیو بنا دی اور پھر تمہیں بلیک میل کرنا شروع کر دیا، نمبر بھی وہاں سے لگایا گیا ہوگا۔ میں نے کہا میں نے تو 3-4 جگہ ڈالا تھا۔ وہ حیران رہ گیا اور بولا تم نے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی، تم نے ساری زمین اسے دے دی، 90 کروڑ کی زمین تھی۔ فوراً مجھے اس آدمی کا نمبر دو تاکہ میں اسے پکڑ سکوں۔ اب مجھے حالات کی سنگینی کا پتہ چلا، میں حیران رہ گئی اور دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ میں اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ سب کچھ میرے سامنے آ گیا تھا۔ سلمان نے غصے میں یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایک جاہل اور گاؤں کی فضول قسم کی لڑکی ہو، میرے بچے کی ماں نہ بننے والی ہوتی تو میں تمہیں طلاق دے دیتا۔ آج تم نے زمین گوائی ہے، کل کو تو تم ہمارا گھر بھی بیچ دو گی، ہمیں بھی بیچ دو گی۔ کسی بات کی عقل ہے ہی نہیں تم میں۔ مجھ سے تو غلطی ہو گئی جو میں نے تمہیں فون لے کے دیا۔ اس کی باتیں سن کے مجھے بہت برا لگا، اس کی ساری باتیں میرے دل پہ لگیں، لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے اپنی کسی بات کے لیے معافی نہیں مانگی، لیکن میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی کیونکہ میں نے ٹینشن لے لی۔ ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ ماں بننے والی ہو۔ تو سلمان نے مجھے قدرے دھیمے لہجے میں کہا دیکھو، یہ ویڈیو اگر کوئی بنا کے آپ کو بلیک میل کرتا ہے نا تو اس کو پکڑنے کے لیے ایک پوری تنظیم بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ شکایت کر سکتے ہیں اور وہ مجرم پکڑا جاتا ہے۔ تمہیں کم سے کم مجھے تو بتانا چاہیے تھا، ایک دفعہ تو صرف مجھے بتا دیتی، ایک دفعہ میں اس آدمی کو اسی دن پکڑ لیتا۔ اب یہ پچھتاوا میرے اندر گھس کے بیٹھ گیا کہ کاش میں نے اپنے شوہر کو بتا دیا ہوتا۔ سلمان نے کہا کہ بابا کو یہ بات نہیں بتانا، نہیں تو ان کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا کہ ان کی بیٹی 90 کروڑ کی زمین گنوا بیٹھی۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں تھا، میری سانس بھی مجھے بالکل ہی لفٹ نہیں کروا رہی تھی، اور سلمان بات بات پہ مجھے ڈانٹ رہا تھا۔ تھوڑا سا لحاظ اس لیے کرتا تھا کیونکہ میں ماں بننے والی تھی۔ سلمان نے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا جو کسی بڑی تنظیم میں کام کرتا تھا، وہ بہت ہی قابل اور تجربہ کار آدمی تھا۔ سلمان نے اس سے اپنی ساری پریشانی بتائی اور بتایا کہ ایک آدمی میرے اور تنویر کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر رہا ہے اور ہماری زمین کی جو فائلیں اور اسٹامپ پیپر ہیں اس پہ ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہے۔ سلمان نے دوست کو بتایا کہ یہ زمین 90 کروڑ کی ہے اور ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، اس لیے یہ مسئلہ بہت سنجیدہ ہے۔ دوست نے سنجیدگی سے کہا بیٹا اب یہ آدمی پکڑا جائے گا تبھی کوئی بات بن سکتی ہے، اور اگر اس نے زمین کسی اور کو بیچتی ہوئی تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، اگر نہیں بیچی ہوئی اور اسٹامپ پیپر پہ اس نے ہاتھ جما لیا ہے تو تبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہو تو یہ سب کچھ ممکن ہو سکے گا، ورنہ پھر مشکل ہو جائے گی، کیونکہ یہ پیپرز 4 مہینے پہلے اس کے ہاتھ میں گئے ہیں اور وہ 4 مہینے میں زمین ضرور بیچ دے گا۔ سلمان نے یہ سن کے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کی حالت بھی بہت بری تھی، اس کا منہ چھوٹا سا نکل آیا کیونکہ 90 کروڑ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی، اور یہ زمین ہمارے باپ دادا کی تھی، اس کے لیے یہ معاملہ بہت سنجیدہ تھا۔ سلمان نے فوراً اپنے دوست کو کہا کہ آپ ہمیں کوئی راستہ دکھائیں ورنہ ہم کیا کریں گے۔ دوست نے کہا بیٹا صبر کرنا اور پلان کے مطابق چلنا ضروری ہے، سب کچھ جلدی میں کرنا نقصان دے سکتا ہے، اور یہ بات بھی سمجھو کہ یہ آدمی بہت ہوشیار ہے، اسے 4 مہینے میں زمین بیچ دی ہوگی یا اسٹامپ پیپر پہ قابو پا لیا ہوگا، اس لیے ہمیں بھی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ سلمان نے فون میرے پاس رکھا اور خود میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا تمہیں تو کھیتوں میں سے اٹھا کے لانا ہی نہیں چاہیے تھا، واپس کرو یہ فون۔ میں اتنی پریشان تھی جتنا زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، شاید میری قسمت اچھی تھی کہ وہ آدمی پکڑا گیا، ورنہ یہ سب کچھ مزید خراب ہو سکتا تھا۔ سلمان نے مجھے تسلی دی اور کہا دوست نے یہ سب کام ہمارے لیے بہت اچھے طریقے سے کیا ہے، وہ آدمی پکڑا گیا اور فائل ابھی بھی اس کے پاس تھی۔ سلمان نے مجھے بتایا کہ دوست نے کام مکمل کر دیا ہے، وہ آدمی پکڑا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا اور فائل ہمارے حوالے کر دی گئی ہے، اسٹامپ پیپر بھی واپس آ گیا۔
सलमान ने कहा कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा आदमी है कि उसने ये सब कुछ हमारे लिए किया, वरना अगर वो ना करता तो हम उससे कुछ नहीं ले सकते थे। ये सब कुछ इतनी संजीदगी के साथ हुआ कि मैं अंदर ही अंदर मुतमईन हो गई। सलमान ने कहा कि अगर सारा मामला रफा दफा करवाना है तो मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि ज़मीन 90 करोड़ की थी, इसलिए इतना तो हमारा हक बनता है। सलमान ने कहा ठीक है, ये रकम दे देंगे, बस तुम हमारा काम करो। दोस्त ने भी तसल्ली दी कि ये काम हो जाएगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आखिरकार सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। सलमान ने कहा ज़मीन बेच के ही पैसे दिए गए थे और शहर के किसी बंदे को ज़मीन बेच दी गई है, अब ये हमारे हाथ में है। सलमान ने मुझे बताया कि हमें सब कुछ वापस मिल गया और परेशानी ख़त्म हो गई है। मैंने अंदर ही अंदर सुकून महसूस किया और सोचा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। सलमान ने कहा कि ये सब कुछ दोस्त की मेहनत है और हम इसके बगैर कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए 3 करोड़ रुपए उसको दे दिए और अब ज़मीन हमारे काबू में है। मैंने दिल ही दिल में कहा कि ये रकम दे के तो सब कुछ महफूज हो गया। बाबा को जब पता चला कि ज़मीन बेच दी गई, सलमान ने मुझे आगे कर दिया और कहा ये तुम्हारी बेटी ने अपनी मर्ज़ी से बेची है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब बाबा क्या कहेंगे, और हकीकत तो ये थी कि मैं असल बात नहीं बता सकती थी। मैंने कहा बस बाबा मैं क्या करती, मेरा दिल कर रहा था, मैंने बड़ा घर लेना था। मैंने झूठ बोल दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो। बाबा ने कहा बेटी तेरी थी, तूने बेच दी, लेकिन बाप दादा की ज़मीन थी, संभाल के भी रख सकती थी। मैंने दिल ही दिल में कहा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मुसीबत तो मेरे सर से टल गई थी, लेकिन हकीकत ये थी कि हुआ वही जो सलमान और उसकी माँ चाहते थे। ज़मीन बिक गई और अब सारे पैसे सलमान के पास आ चुके थे। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा बोझ भी था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ। सलमान ने बड़े ही संजीदा लहजे में कहा, तुमने पहले जो किया उस पे तुम पे दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए सब कुछ मैं अपने हिसाब से हैंडल करूँगा। उसका लहजा सख्त था, लेकिन उसमें कोई गुस्सा नहीं था, बस एक किस्म की पुख्ता संजीदगी थी। सलमान ने बड़ा घर खरीदा और बाकी सारे पैसे अपने पास रख लिए। वो खुद भी खुश था, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मेरी क्या हैसियत होगी। मेरी सास तो हर वक्त छोटी छोटी बातों पे तनकीद करती रहती थी। वो मुझे हर दिन डांटती और हर छोटी हरकत पे सवाल करती। मैं खुद को छोटा महसूस कर रही थी। सलमान का रवैया पहले से बेहतर था। वो ज़्यादा सख्त नहीं था, लेकिन फिर भी वो अक्सर कहता था तुम बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ औरत, बच्चे का ख्याल रखना, किसी दिन बच्चा ना बेच देना। मैं अंदर ही अंदर काम गई, क्योंकि जल्द ही बच्चा होने वाला था और मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा माली मसला था, जिसको मैं अपनी बेएहतियाती की वजह से ख़राब कर चुकी थी। मैं याद कर रही थी कि 90 करोड़ रुपए मेरे हाथ से किस तरह निकल गए और ये सब सलमान के हो गए। अब वो मेरे ऊपर हमेशा एक तरह से छाप छोड़ चुका था कि मैं कभी भी माली मामलात में भरोसे के काबिल नहीं। उसने खुद भी ये बात तस्लीम की कि मेरी वजह से पैसे हाथ से गए और अब हमेशा वो ये सोचेगा कि मैं दोबारा कुछ गलत कर दूंगी। मैं रोज़ाना सोचती कि अगर मैं पहले से ज़्यादा होशियार होती तो ये सब कुछ ना होता, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। मैं दिल ही दिल में ये फ़ैसला कर रही थी कि आइंदा हर फैसले में इंतहाई एहतियात करूँगी। मैं हर लम्हे सोच रही थी कि किस तरह अपने बच्चे की हिफाजत करूँ और अपने माली हकूक़ और ज़मीन की हिफाजत कैसे करूँ। मैं हर वक्त फ़िक्रमंद थी कि कहीं कोई और नुकसान ना हो। सलमान की सख्त बातें, सास की तनकीद, ज़मीन का मसला और 90 करोड़ की हकीकत, सब कुछ मेरे जहन में घूम रहा था। मैं खुद से कहती रही कि वाकई मेरी बेएहतियाती ने हमें बड़ी परेशानी में डाल दिया और अब मुझे हर लम्हे होशियार रहना होगा। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि दोबारा कभी भी इतनी बड़ी गलती नहीं करूँगी और हर मामले में सोच समझ के कदम उठाऊँगी, ताकि ना तो मेरा ख़ानदान नुकसान में आए और ना मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में पड़े। मैंने अपने अंदर ख़ुद को संभालने की कोशिश की और सोचा अब मेरी ज़िंदगी में हर फ़ैसला सोच समझ के करना है, हर कदम पर होशियारी बरतनी है, ताकि दोबारा कोई ऐसा मौका ना आए कि मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो जाए। ये सोच के मैं थोड़ा मुतमईन हुई, लेकिन दिल में अब भी एक छोटा सा खौफ रह गया कि लोग मेरी गलतियों को भुला नहीं पाएंगे और हर शख्स मुझे हमेशा बेवकूफ़ के तौर पे देखेगा। एक दिन सलमान और मैं बैठे सोच रहे थे कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और हम कैसे महफूज हो गए।
سلمان نے کہا کہ یہ سب کچھ دوست کی محنت سے ہوا، اگر وہ نہ ہوتا تو ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ہم دونوں نے دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے سوچا زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان نہیں جانتا کہ مشکلیں کب ختم ہوں گی، لیکن اللہ کی مدد سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ سلمان نے کہا کہ اب ہمیں مستقبل کے لیے بھی ہوشیار رہنا ہوگا تاکہ دوبارہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی ایسا ہے، ہمیں ہر وقت ہوشیاری سے زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم بازار میں بھی چپکے چپکے چلتے تھے تاکہ کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ میں خود بھی ہوشیار تھی کہ کہیں کوئی ہماری باتوں کو نہ سن لے، اور سلمان بھی ہر لمحہ میرے ساتھ رہتا تاکہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے سوچا اب سب کچھ ختم ہو گیا، الحمدللہ زمین اور اسٹامپ پیپر دونوں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور کسی بھی بندے کے پاس نہیں ہے۔ اب مجھے سکون مل گیا۔ سلمان بھی خوش تھا اور ہم دونوں نے دل ہی دل میں سکون محسوس کیا۔ ہم نے یہ سب کچھ اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سمجھا کہ کبھی بھی غیر محفوظ حالات میں خود کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب میں اندر ہی اندر خوش تھی کہ میں نے سوچا واقعی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان کو نہیں معلوم کہ مشکلیں کب ختم ہوں گی، لیکن اللہ نے سب کچھ آسان کر دیا۔ سلمان نے کہا کہ اب ہمیں مستقبل کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا۔ ہم نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب سے ہر کام سوچ سمجھ کے کریں گے تاکہ کبھی کسی غیر محفوظ انسان کے ہاتھ ہماری زمین یا ہماری عزت نہ آئے۔ اب ہم دونوں سکون سے بیٹھے اور دل ہی دل میں دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے اور ہماری زندگی میں دوبارہ کوئی ایسا مسئلہ نہ آئے۔ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میری خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ سلمان بھی پہلے کی طرح خوش ہوا اور اس کا رویہ دوبارہ نرم اور محبت بھرا ہو گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا واقعی اللہ نے ہمیں سب کچھ درست کر دیا، لیکن ساتھ ہی سلمان نے مجھے سمجھانا شروع کیا، دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، لیکن اسے کبھی بھولنا نہیں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ ہر قدم سوچ سمجھ کے رکھنا ہوتا ہے۔ سلمان نے کہا یہ دنیا بڑی خطرناک ہے اور آج کل ایسے نئے فتنے سامنے آ گئے ہیں جن میں لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور جن کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا وہ میری طرح اپنا سب کچھ گوا بیٹھتی ہیں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ سلمان نے کہا اگر مجھے پتہ نہ چلتا کہ تم ان چکروں میں پھنس گئی ہو تو وہ آدمی تم سے تمہارا سونا، دولت، یہاں تک کہ تمہاری عزت بھی لے لیتا، کیونکہ تمہیں اصل بات کا علم ہی نہیں تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی مجھے اپنی حفاظت کے لیے ہوشیار رہنا ہوگا۔ سلمان نے کہا اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تم نے پہلے کبھی ایسی چیزیں دیکھی نہیں تھی، مجھے تمہیں سمجھانا چاہیے تھا، تم پہ نظر رکھنی چاہیے تھی، لیکن تم آئندہ ایسی کوئی حرکت نہ کرنا۔ اب ہم دونوں نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ سلمان ہر وقت میرے ساتھ محبت بھرا رویہ رکھتا اور میں بھی ہر لمحہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتی۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچے کی حفاظت اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھائیں گے۔ میں نے بیٹے کو دیکھ کے خوشی محسوس کی، اس کا ہر مسکرانا، ہر حرکت میرے دل کو خوشی سے بھر دیتا۔ سلمان بھی ہر وقت میرے اور بچے کے ساتھ رہتا۔ ہم نے گھر کو محبت اور سکون سے بھر دیا۔ ایک دن شام کے وقت ہم سب باغ میں بیٹھے تھے، بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سورج کی روشنی نرم نرم تھی، ہوا میں خوشبو تھی۔ میں نے سوچا واقعی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے، لیکن اگر ہوشیاری اور ایمان ہو تو اللہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم دونوں نے بیٹے کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا کہ زندگی میں ہر مشکل کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ ہم نے یہ سبق سیکھا کہ لڑکیوں کو اپنے آپ کو ہمیشہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اپنے فیصلے سوچ سمجھ کے کرنے چاہیے اور کبھی بھی کسی پہ اندھا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اچھے لوگوں کے ساتھ ساتھ خراب لوگ بھی ہیں جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کے لیے بھی یہ عزم کیا کہ اسے ہم امن اور محبت کے ماحول میں پروان چڑھائیں گے تاکہ وہ بھی زندگی میں ہوشیار اور سنجیدہ ہو۔ اب ہم تینوں خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے، ہر دن ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی، کھیل کود، محبت اور سکون سے گزرتا۔ سلمان اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ ہر لمحہ اپنے آپ کو سنبھالیں گے اور اپنی عزت اور حقوق کے لیے ہوشیاری سے قدم اٹھائیں گے۔ ہم نے یہ سبق اپنے دل میں بٹھا لیا کہ زندگی میں سکون اور حفاظت کے لیے ہوشیاری ضروری ہے۔ اب آپ لوگ بتائیں، آپ کو میری کہانی سن کے کیا لگا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری قسمت اچھی تھی، اگر زمین واپس نہ ملتی تو شاید اس سے بھی زیادہ برے حالات میں رکھا جاتا، مجھے میرے گھر کا کتا بنا دیا جاتا۔